स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीसी जीनियस में। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ के कैसे करें। तो इसके लिए आपको ये अप्रोच जो मैं आपको सिखाने वाला हूं और शॉर्ट ट्रिक्स जिससे एग्जाम में समय बचाया जा सके, तो इसके लिए आपको ये पेपर सॉल्यूशन जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो ये नंबर दिया हुआ है 12 प्लस 6√3, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। दो तरीके हैं, या तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए या तो आप ऑप्शन से इसको सॉल्व करिए। समय बचाना है तो मैं इसे ऑप्शन से करूंगा। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन ले लें तो 2 प्लस रूट 3 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये जो भी वैल्यू है ऑप्शंस में इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करें 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 3 7 और 2 दूनी 4 रूट 3, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, जो कि इसके साथ मैच नहीं हुआ, तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 चेक करें तो 3 3 का 9 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, 9 3 12, 12 प्लस 3 दूनी 6, 6 रूट 3 आ जाएगा, जो कि इसके साथ मैच हो गया। तो यही जो ऑप्शन 2 होगा ये करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। दिया गया है डब्ल्यू एक्स का रेशियो दिया हुआ है, एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ है, वाई जेड का रेशियो दिया गया है। तो इसमें कंबाइंड रेशियो पूछा गया है डब्ल्यू एक्स वाई जेड का। रेशियो फाइंड करना है डब्ल्यू एक्स वाई और जेड का। डब्ल्यू एक्स का पता है तो डब्ल्यू एक्स का लिख लें, 5:6 है। एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ है तो 3:7 दिया हुआ है एक्स और वाई का। यहां पर 6 है, यहां पर 3 है, तो इसमें भी अगर हम 6 बना लें, इसको 6 बना लें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से इधर मल्टीप्लाई किया गया है तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 14। आप इसको एक ही स्टेप में करिएगा। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर 3:7 है और जबकि इसमें 6 है, तो आप डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको समय बचाना है, तो आप एक ही स्टेप में अगर कर पाते हैं तो एक ही स्टेप में कर लीजिए। वाई जेड का रेशियो जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8:9। 8:9 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 14 है, तो इन दोनों को भी सेम करना पड़ेगा। तो इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करें, अगर ये 14 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 14 चौकी 56 हो जाएगा, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 56 हो जाएगा। तो 7 का इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 सते 63, और 4 का जब इसमें हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 56 बनाना है इस 14 को, तो सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैं अलग से लिख लूं, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, 5 चौके 20, ये हो जाएगा 26, और 14 चौके 56, और ये हो जाएगा 9 सते 63। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू फाइंड करना है। अंडर रूट में वैल्यू दी हुई है 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस एंड सो ऑन, और कहां तक जाएगी वैल्यू, इनफाइनाइट तक वैल्यू जाएगी। तो इसमें आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि जब भी ऐसे नंबर दिए हुए हों, एडिशन में अगर नंबर दिए हुए होंगे, तो इनका दो ऐसे फैक्टर निकालना है जिनका अंतर 1 हो। 6 है, दो फैक्टर निकालना है जिनका अंतर 1 हो। ऐसा क्या नंबर हो सकता है, तो 3 दूनी 6, 3 और 2। अगर आप देखें तो इनका जो अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, तो ये इसमें फिट हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा, तो इसमें जो भी बड़ा वाला वैल्यू होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। प्लस की सीरीज में जो बड़ी वैल्यू होगी वो आंसर होगा। अगर यहाँ पे माइनस की सीरीज होती, ये प्लस की जगह सभी में माइनस होता, तो ये जो छोटी वैल्यू है वो आंसर होता। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यह आ जाएगा 3, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक विक्रेता 7 शर्ट 6 शर्ट के अंकित मूल्य पर खरीद रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। और पढ़ लें, यदि वह प्रत्येक शर्ट को अंकित मूल्य पर 4% की छूट देकर बेचता है तो सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर पूछा गया है। कॉस्ट प्राइस निकालें तो वैल्यू तो कुछ दी नहीं हुई है, अंकित मूल्य के 6 शर्ट के बराबर में 7 शर्ट मिलती है, तो एक शर्ट की कीमत हम निकाल लें। तो
अंकित मूल्य तो दिया नहीं हुआ है, तो मान लेते हैं मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस पे बेचा जा रहा है, तो मान लेते हैं 100 रुपए मार्क प्राइस है, क्योंकि हमें परसेंटेज में 4% की छूट देनी है मार्क प्राइस पर, तो इसीलिए आसान बनाने के लिए 100 मान लिया गया यहाँ पर। तो 100 माना गया, 100 की मूल्य पर 6 शर्ट की खरीद पर 7 शर्ट मिलते हैं, तो 6 शर्ट की कीमत क्या हो जाएगी, 6 गुणे 100, 600, और 7 मिलते हैं, इस 600 रुपए पर 7 मिलते हैं, तो इतनी आ जाएगी एक शर्ट की कीमत। और सेलिंग प्राइस निकालें, तो अंकित मूल्य पर 4% की छूट देकर बेचता है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है, मतलब कि मार्क प्राइस जो है 100 है, तो 4% की छूट दें तो 4 रुपए कम हो जाएगा, तो आ जाएगा 96। प्रॉफिट परसेंटेज अब निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दें, तो यहाँ पर डिवाइड में 7 है, तो दोनों तरफ जो कॉस्ट प्राइस है उसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर लें, और सेलिंग प्राइस में भी 7 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि वैल्यू तो हमने अपने मन से मानी है, तो इसको हम ऐसे कर लें तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो इसमें मल्टीप्लाई करें तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। एक जो शर्ट होगी उसकी कीमत हो जाएगी 600। सेलिंग प्राइस निकालें, तो 96 में 7 का मल्टीप्लाई करें, अगर ये 100 होता तो 700 हो जाता, 4 कम है तो 7 चौके 28 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 672 हो जाएगा, 28 कम हो जाएगा 700 में, 672। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो अगर 672 में बेची जा रही है और 600 की खरीद हो रही है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 72 रुपए का। कितने में से मिल रहा है, 600 में, 600 में 72 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंट में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और 6 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 12%। 12% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने हिसाब से वैल्यू मान करके। पाइप ए एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, तो अगर ए पाइप भरेगा तो 16 मिनट में टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टंकी को 24 मिनट में भरता है। अगर बी भरेगा तो 24 मिनट में भरेगा। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए की दर दोगुनी हो जाती है और पाइप बी की दर अपनी मूल दर की आधी हो जाती है। तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितने और मिनट लगेंगे, ये इसमें फाइंड करना है। तो टोटल कैपेसिटी निकाल लें, क्षमता जितनी हो टंकी की वो निकाल लें। तो इन दोनों समय का एलसीएम लेना पड़ेगा, 16 और 24 का एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 48। 48 लीटर की कैपेसिटी आ गई, क्षमता जो है टंकी की वो आ गई 48 लीटर। और 1 मिनट में पाइप ए और पाइप बी कितना कितना भरते हैं वो निकाल लें। तो 16 से डिवाइड करें, 16 48, 3 लीटर 1 मिनट में पाइप ए भरेगा, और इसी तरह अगर बी का निकालें तो 24 दुनिया 48, 2 लीटर पाइप बी भरेगा 1 मिनट में। 4 मिनट के बाद जो इनकी दर है वो चेंज हो जाती है, तो 4 मिनट तक ये दोनों पाइप जो है इसी दर पर काम कर रहे थे। तो कितना इन्होंने टंकी को भर दिया, 3 लीटर 1 मिनट में ये भरेगा और 2 लीटर ये भरेगा, तो 3 2 5, 5 लीटर भरेंगे 4 मिनट में। 4 मिनट के लिए भरेंगे तो 5 चौके 20, 20 लीटर टंकी को भर देंगे। बची कितनी है, 28 लीटर। 28 लीटर इसमें बचा हुआ है कैपेसिटी जो भरनी है अभी। और अब जो दर हो जाती है ये इसकी डबल हो जाती है। ए जो है, जो पाइप ए है, इसकी दर डबल हो जाएगी, तो पहले 3 लीटर भर रहा था तो अब 6 लीटर भरेगा। और बी इसकी आधी हो जाती है दर, तो 2 लीटर का आप हाफ करेंगे ये आ जाएगा 1 लीटर। तो 1 मिनट में 6 लीटर ए भरेगा, अब 1 मिनट में 1 लीटर बी भरेगा। तो टोटल 6 और 1 7, 1 मिनट में 7 लीटर भरी जा रही है, तो 7 से डिवाइड कर दें तो समय आ जाएगा, जितना भरना होगा उतना समय आ जाएगा, 7 चौके 28, तो 4 मिनट में टंकी जो बची हुई टंकी है वो भर जाएगी। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, ए बी की वैल्यू दी हुई है। अगर आप देखें तो ए प्लस बी अगर 5 है और ए बी 6 है, तो इसे आप हिट एंड ट्रायल से देखें तो ए की वैल्यू 3 लिख सकते हैं और बी की वैल्यू 2 लिख सकते हैं। तो ए 3 और बी 2 हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ए को हम 2 ले लें, बी को 3 ले लें, तो ये भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। बस ये
दो कंडीशन जो दी हुई हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हम वैल्यू रख दें, ए और बी की वैल्यू रख दें। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, 3। अगर ए की वैल्यू 3 लें तो 3 3 का 9 3 27, 27 और बी का क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और ये है स्क्वायर में माइनस 9। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसे सॉल्व करें तो 27 और 8 35, 35 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 9 गुणे 4 और गुणे 25। तो अगर इसमें देखें तो 35 में 5 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 25 यहाँ भी है। तो 25 अगर इसमें से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 9 9 81, 81 चौके 324 हो जाएगा। 49 में से अगर हम 324 घटाएंगे, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। माइनस में अगर आप देखें, माइनस में देखें तो एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, ये दो वैल्यू तो एलिमिनेट हो जाएंगे और इनमें जो डिफरेंस दिया हुआ है काफी ज्यादा दिया हुआ है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, केवल हम अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लें कि किसके पास वैल्यू आएगी, वहीं से हम आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो 25 और इसका अगर हम 49 और इसे अगर लगभग हम 320 ले लें तो 270 आएगा माइनस में, तो 270 में मल्टीप्लाई कर दें और 25 गुणे 27, अगर 25 गुणे 25 होता तो 625 और एक जीरो और होता, तो 6250 से वैल्यू ज्यादा ही आएगी। माइनस है तो माइनस में ये वैल्यू आएगी, तो 6250 से हमेशा वैल्यू ज्यादा आएगी। जो भी वैल्यू आएगी इनको एक्चुअल कैलकुलेट करने पर 6250 से ज्यादा आएगी और 6250 से ज्यादा वैल्यू ऑप्शन 1 में है माइनस में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपए की राशि दो भागों में उधार दी जाती है, एक भाग पर 7% और दूसरे भाग पर 10% साधारण ब्याज पर दी जा रही है। यदि वार्षिक ब्याज 900 रुपए है तो 12% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि क्या होगी, ये इसमें फाइंड करना है। तो एक भाग दिया जा रहा है 7% पर और एक भाग दिया जा रहा है 12% पर। टोटल जो वैल्यू है ये है 10,000। 10,000 का कुछ भाग 7% पे और कुछ भाग 12% पे दिया जा रहा है। अगर एवरेज निकाल लें, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 900 रुपए वार्षिक ब्याज मिलता है, तो यहां से परसेंटेज निकाल लें कि वार्षिक ब्याज दर जो मिलती है वो क्या है, तो हम निकाल सकते हैं। 900 रुपए ब्याज मिल रही है, कितने में से मिल रही है, 10,000 में, 10,000 मिल रही है और परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, जो दर है परसेंटेज में निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 9% का एवरेज ब्याज मिल रहा है। तो एलिगेशन से आप निकाल सकते हैं 9% अगर एवरेज है तो 9 में से 7 घटाएं तो ये आ जाएगा 2 और 12 में से 9 घटाएं तो ये आ जाएगा 3। जो भी वैल्यू डिवाइड हो रही है, मतलब कि जो भी भाग दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है 3:2 के भाग में। 12% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि फाइंड करना है, तो 12% पर 2 भाग दिया जा रहा है, टोटल कितने भाग हैं, 5, तो 2/5 भाग दिया जा रहा है, कितने का, 10,000 का। वैल्यू निकालें, 5 दूनी 10, 10 2,000, 2 दूनी 4, 4,000 रुपए दिया जा रहा है 12% पर, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 900 रुपए एक निश्चित ब्याज दर पर उधार दिए जाते हैं। 9 महीने के बाद अतिरिक्त 600 रुपए मूल ब्याज दर के 1.5 गुना ब्याज दर पर उधार दिए जाते हैं। यदि 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 72 रुपए है तो मूल ब्याज दर ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। मूल ब्याज दर इसमें फाइंड करना है, मान लेते हैं आर है, तो जो 900 रुपए दिए जा रहे हैं, पहले 900 रुपए दिए जा रहे हैं, ये आर ब्याज पर दिए जा रहे हैं, तो इसमें से अगर हम ब्याज निकालें, क्योंकि एक साल बाद दिया गया है कि 72 रुपए मिलते हैं, तो टोटल जो साधारण ब्याज होगा वो 72 होगा। 8% की ब्याज पर 900 रुपए दिया जा रहा है, पहले 900 पर ब्याज निकाल लें, 8% ब्याज लग रहा है एक साल के लिए, गुणे 1 और 100 से डिवाइड कर देंगे और प्लस, क्योंकि दो वैल्यू दी हुई है, अतिरिक्त 600 रुपए और दिए जा रहे हैं, तो 600 रुपए पर ब्याज निकाल लें
9 महीने के बाद दिया जा रहा है तो 3 महीने के लिए और ब्याज इसमें लगेगा। और इसकी जो ब्याज दर है ये 1.5 गुना होगी पहले से। तो 1.5 आर, क्योंकि पहले अगर आर थी तो ये 1.5 होगा, तो ब्याज दर गुणे समय, समय होगा 3 महीने है, इसे अगर हम साल में बदलें तो 3/12 हो जाएगा और डिवाइड में 100 ही आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये काटे तो आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 9 आर और प्लस में ये हो जाएगा 6 डेढ़ 9, 9/4 आर। यहाँ से आर की वैल्यू निकालें तो 9 चौके 36, 9 45, 45/4 और इसकी जो वैल्यू है 72 है। 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8 चौके 32, 32/5 आ जाएगा 6.4। 6.4% इसका ब्याज दर आ जाएगा, जो मूल ब्याज दर है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक ध्वज दंड की छाया 10 मीटर लंबी है। यदि ध्वज दंड की ऊंचाई 10√3 मीटर है तो सूर्य किस कोण पर ऊपर की ओर स्थित है, ये इसमें फाइंड करना है। तो एक ध्वज दंड बना लें, ये इसकी जो लंबाई दी हुई है ये है जो ऊंचाई है 10√3 मीटर है और इससे जो छाया बन रही है ये है 10 मीटर की, 10 मीटर की। सूर्य यहां पर होगा तो ये यहां पर ऐसे कोण बनेगा, ये मान लेते हैं थीटा कोण है, तो यही जो कोण बन रहा है थीटा, इसकी वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो ये लंब है परपेंडिकुलर और ये बेस है, इनकी वैल्यू पता है, तो tan में होता है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा 10√3/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3। थीटा की वैल्यू √3 कब होगी tan में, तो थीटा होना चाहिए 60 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक खोखले धातु के गोले की बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 50 छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं। मूल गोले की आंतरिक त्रिज्या क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किसी धातु को बदला जाता है तो उसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम वो सेम होगा, दोनों कंडीशन में सेम होगा या कहें कि समान होगा। तो एक खोखला धातु गोला है ऐसे, जो इसकी बाहरी त्रिज्या दी हुई है, ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर और मूल गोले की आंतरिक त्रिज्या इसमें फाइंड करना है। मान लेते हैं ये जो आंतरिक त्रिज्या हमें फाइंड करना है ये है आर। खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, और ये जो छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं ठोस गोले, उनके आयतन के बराबर होगा। तो 50 गोले बनाए जाते हैं और एक गोले का जो छोटा गोला होगा उसकी जो आयतन होगा ये हो जाएगा 4/3 पाई आर। अगर इसमें हम स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू रख दें तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। सॉल्व कर लें, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू बाहरी जो त्रिज्या है ये 10 है, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 माइनस आर क्यूब ऐसे ही रख दें क्योंकि ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 50 गुणे 8 ये हो जाएगा 400। 400 इस साइड ले आए तो 1000 में घट जाएगा तो आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 600। 600 का क्यूब रूट निकालना है, वहीं से हम फाइंड कर लेंगे आर की वैल्यू। तो ये डायरेक्ट तो किसी का क्यूब रूट होता नहीं है, लेकिन 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। ये 512 और 729 के बीच की वैल्यू है, तो 8 और 9 के बीच में ही इनका जो क्यूब रूट आएगा वो आएगा 8 दशमलव समथिंग में, और 8 दशमलव समथिंग में केवल एक ही वैल्यू है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक अर्धगोले का आयतन उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 4 गुना के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और इसकी जो आयतन दिया हुआ है ये आयतन है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया के 4 गुना के बराबर होगी, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू बराबर दी हुई है।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और 4 गुना करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब इसमें हम वैल्यू फाइंड कर ले, क्योंकि आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू निकाल लें। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से इसे काटें तो आ जाएगा आर। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 12। 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक घनाभ को 8 बराबर घनाभ में विभाजित करने के लिए कम से कम कितने कट लगाने होंगे, ये इसमें फाइंड करना है। तो एक पहले बड़ा सा घनाभ बनाएं, बड़ा सा घनाभ बना लें ऐसे। कहा गया है कि इसको बराबर 8 भागों में डिवाइड करना है, लेकिन कम से कम कट लगाने हैं। तो कितने कट लगाने होंगे जिससे ये 8 बराबर घनाभ में विभाजित हो जाए। तो पहले अगर हम कट लगाएं, मान लेते हैं कट लगाएं और 20 से इसे ऐसे डिवाइड कर लिए। एक कट लगाएं तो ये 2 भागों में विभाजित हो गया। एक कट में 2 भाग में विभाजित हो गया। अब इसमें ऐसे अगर कट लगाएं, ये लंबाई में कट लगाया। अब ये मान लीजिए अगर हम चौड़ाई में कट लगाएं, तो अब ये 2 भाग था, तो 2 को बराबर बराबर भागों में फिर बांट दिया। एक कट लगाने से ये 2 दूनी 4 भाग में विभाजित हो गया। अब इसे हम, अब ये लंबाई और चौड़ाई में कट लगाया गया है, तो 2 दूनी 4 भाग में विभाजित हो गया। तो अब इसे अगर हम ऊंचाई के भाग में एक और कट लगा दें, तो ये 4 से फिर 2 गुना हो जाएगा एक कट लगाने पर, और ये हो जाएगा 8। 8 बराबर भागों में ये कट जाएगा। तो केवल हमें जो कम से कम कट लगाने पड़े, ये लगाने पड़े 3। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी शंकु की ऊंचाई तिगुनी कर दी जाए, त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो शंकु का आयतन है, आयतन प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर इंटू एच के, त्रिज्या के स्क्वायर के और ऊंचाई के प्रोपोर्शनल होता है। जिस अनुपात में ऊंचाई बढ़ेगी उसी अनुपात में इसका आयतन भी बढ़ेगा। और त्रिज्या की अगर बात करें, तो त्रिज्या का जो स्क्वायर होगा उसके जिस मतलब स्क्वायर जिस प्रोपोर्शन में त्रिज्या का स्क्वायर बढ़ेगा, उसी प्रोपोर्शन में इसका आयतन भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो इसमें त्रिज्या 3 गुनी कर दी जा रही है। तो त्रिज्या को अगर हम 1 ले लें, एक पहले अगर 1 मान लें और ऊंचाई भी 1 मान लें, 1 सेंटीमीटर, तो जो वॉल्यूम हो जाएगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब कहा गया है कि ऊंचाई 3 गुनी कर दिया जाए, तो 1 की जगह ये 3 गुना हो जा रहा है, और जो त्रिज्या है ये आधी हो जा रही है। आधी कर दी जाए तो 1/2। तो अब जो वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं वी डैश हो जाता है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, त्रिज्या 1/2 है, तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4, और ऊंचाई 3 गुना हो रही है तो ये हो जाएगा 3 गुना। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 3/4। जहां पर ये वैल्यू 1 यूनिट थी, तो अब ये हो जाती है 3/4। ओरिजिनल की कितनी हो जाती है 3/4। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे आसान सी वैल्यू लेके इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। थीटा दिया हुआ है कि 0 और 90 डिग्री के बीच में है, क्योंकि पाई/2 होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री के बीच दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू इसमें पूछी गई है। आसान सा क्वेश्चन है। साइन थीटा परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया इसका हाइपोटेनस। तो बेस हम निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट में 12 13 के साथ क्या आता है 5, तो बेस हो जाएगा 5। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है, तो 12/5 इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। tan a की वैल्यू 2 है, तो tan a प्लस cot a। tan a की डायरेक्ट हम 2 रख सकते हैं, और cot a tan a का इनवर्स होता है, तो 1/2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो 2 प्लस 1/2, 2 दूनी 4 1 5, 5/2। आसान से ये भी क्वेश्चन था। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। रेखा दिया हुआ है, ढलान इसमें पूछा गया है, स्लोप इसमें फाइंड करना है। तो स्लोप के लिए y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इसे चेंज करना पड़ेगा।
तो ये दिया हुआ है कुछ ऐसे फॉर्म में। तो पहले अगर हम इसे इस फॉर्म में बदलें तो 3y और 2x इधर ले जाएं तो -2x + 6 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आ जाएगा -2/3, क्योंकि दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो -2/3x, और ये हो जाएगा 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। स्लोप क्या होता है? ये होता है m के बराबर होता है। तो m से m यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों को कंपैरिजन करें तो ये आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी -2/3। यही आ जाएगा इसका स्लोप। ढलान ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण π/3 को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। π/3 रेडियन दिया हुआ है तो ये होता है 60 डिग्री के बराबर। पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और दूसरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अनुपात इसमें क्या होगा, ये फाइंड करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल ये प्रोपोर्शनल होता है r² थीटा के, त्रिज्या के स्क्वायर और जो थीटा की वैल्यू होगी, जो इनका कोण होगा केंद्रीय कोण, उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। त्रिज्या तो सेम होगी क्योंकि वही वृत्त दिया हुआ है, तो त्रिज्या सेम होगी तो r² भी सेम हो जाएगा। तो ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो एरिया होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा के। और जो केंद्रीय कोण दिया हुआ है ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों बराबर होगा। अगर पहला क्षेत्रफल A1 है और दूसरा क्षेत्रफल A2 है तो दोनों बराबर होंगे। तो इनका जो रेशियो पूछा गया है, क्योंकि रेशियो पूछा गया है, दोनों बराबर हैं, तो रेशियो हो जाएगा 1:1 के अनुपात में। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज हो सकता है, क्या त्रिभुज हो सकता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से फाइंड करना है। मान ले त्रिभुज के 3 कोण ए बी सी हैं, तो इनका जो एडिशन होगा ये 180 डिग्री होना चाहिए। और इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, कहा गया कि 2 राइट एंगल, अगर 2 राइट एंगल्स हो गए, पहला और दूसरा अगर हम 90 डिग्री ले लें, क्योंकि राइट एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं, तो 90 और 90 180 हो जाएगा, तो सी 0 हो जाएगा। सी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज बनने के लिए इसको भी कुछ ना कुछ एंगल होना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करें तो 1 ऑब्ट्यूस एंगल एंड 1 राइट एंगल, एक 90 से भी बड़ा हो और एक 90 हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 90 से बड़ा और 90 180 से भी बड़ा हो जाएगा, जबकि तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब कहा गया कि ओनली 1 राइट एंगल और 1 ऑब्ट्यूस एंगल, केवल एक जो है वो 90 डिग्री हो, इनमें से 3 में से एक 90 डिग्री हो, या तो एक इसमें से 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि 2 एंगल बचे हुए हैं और वैल्यू भी है, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 भी चेक करा मैं आपके लिए। 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजरिंग मोर देन 60 डिग्री, कह रहा है कि तीनों जो एंगल होने चाहिए वो 60 डिग्री से बड़े बड़े हों। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 60 डिग्री से अगर बड़े होंगे तो तीनों को जो एडिशन आएगा वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन 4 भी करेक्ट हो गया। तो इसमें केवल ऑप्शन 3 करेक्ट है, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। रेखा एल बिंदुओं ए 2 5 और बी 8 -1 को जोड़ने वाले एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है। रेखा एल और वाई, रेखा एल का वाई अंतखंड क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो एक रेखाखंड बना लें, ये ए मान लें, ये बी मान लें। तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, शीर्ष ये दिए हुए हैं 2, 5 और ये है 8, -1। जोड़ने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है, लंब भी हो और समद्विभाजक भी हो। तो ए बी को 2 बराबर भागों में डिवाइड भी कर रहा हो और लंब भी हो, तो 90 डिग्री ये कोण भी बना रहा हो। और ये जो पॉइंट होगा ये दिया हुआ है एल है। तो रेखा एल का वाई अंतखंड इनसे फाइंड करना है। तो ये जो रेखा बनेगी, ये जो रेखा बनेगी लाइन लाइन, इसका इसमें हमें इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम अंतखंड इसका फाइंड कर सकते हैं।
ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये L पॉइंट से जा रहा है, समद्विभाजक है तो L का हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। समद्विभाजक है तो ये मिड पॉइंट होगा ए बी का, तो मिड पॉइंट थ्योरम से निकालें तो मिड पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालें तो 2 और 8 10, 10 का आधा 5, 5 माइनस 1 तो 4, 4 का आधा 2। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, एल का जो बिंदु होगा, ये आ गया 5,2। तो ये जो इक्वेशन है ये 5,2 से जाएगी, तो ये इसको सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। लेकिन हमें इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हमें स्लोप इसका निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करें, ये जो लाइन जा रही है इस पर लंब है, तो इस पर लंब है तो दो बिंदुओं से जो रेखा जा रही है इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर हम स्लोप m1 मान लें और इसका स्लोप m2 मान लें, m2, तो परपेंडिकुलर जब भी होता है तो m1 इंटू m2 की जो वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी। तो हम पहले इसमें m2 की वैल्यू निकालें, तो m2 हो जाएगा इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है, -1 में से 5 कम करें तो -6, और 8 में से 2 घटाएं तो आ जाएगा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें वैल्यू रख दें, m1 की वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि लाइन के हमें इक्वेशन फाइंड करना है, तो m1 वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ रखें तो -1 इक्वल टू -1, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, m1 की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे रख दें, y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस सी, क्योंकि स्लोप आ गया 1 तो यहाँ पे रख दिया, तो y इक्वल टू x प्लस सी आ गया। ये इस बिंदु से गुजरता है तो 5 और 2 इसको सेटिस्फाई करेंगे। y की वैल्यू 2 रख दें और x की वैल्यू 5 रख दें प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इधर जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में रखते हैं c की वैल्यू, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 3 हो जाएगा। y अंतखंड से ये, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखते हैं, ये हो जाएगा -3। यही हो जाएगा इसका अंतखंड, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक समान त्रिभुज डीईएफ की भुजाओं की लंबाई त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की लंबाई से दोगुनी है तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है डीईएफ, ये समान दिया हुआ है कि समान त्रिभुज है। डीएफ की जो भुजाओं की लंबाई है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की लंबाई से दोगुनी है। अगर इसकी भुजाओं की लंबाई 1 यूनिट है तो इसकी जो भुजाओं की लंबाई होगी ये 2 यूनिट होगी। एरिया दिया हुआ है, एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एबीसी का दिया हुआ है, तो इसमें जो एरिया डीईएफ का होगा ये पूछा गया है। तो जब त्रिभुज समान दिए हुए हों तो इनका एरिया प्रोपोर्शनल होता है भुजाओं के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी जो साइड है 1 यूनिट के बराबर है और इसकी साइड 2 यूनिट के बराबर है, तो दोनों का अगर हम स्क्वायर कर दें तो इसका जो एरिया होगा वो 1 यूनिट ही होगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो इसका स्क्वायर करें, क्योंकि इसकी भुजा 2 है तो इसका जो एरिया हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू फाइंड करनी है इसमें 44 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब माइनस 53 का क्यूब प्लस 159 की। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको उलझने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इनकी वैल्यू पता है तभी आप इस तरह क्वेश्चन करिएगा, नहीं तो आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। और जब भी अगर मतलब कि अगर आपके पास टाइम बचा होगा लास्ट में तब आप इस तरह क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी वैल्यू है तो इसमें आपको पता ही नहीं होगी कि 44 का क्यूब क्या होगा, 35 का क्यूब और 53 का क्यूब का वैल्यू क्या होगी, तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप यूनिट डिजिट भी चेक करेंगे तो 2 में 9 है, तो इसे आप यूनिट डिजिट से भी नहीं कर पाएंगे और डिफरेंस भी बहुत कम दिया हुआ है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन आप लास्ट में ही करिए जब आपको वैल्यू ना पता हो। अगर आपको वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट रख के इसको सॉल्व कर लीजिए।
अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप अपने सॉल्व भी करिएगा, लेकिन आप कोशिश यही करिए कि इस तरह क्वेश्चन में आप वैल्यू मत निकालिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप लास्ट में जब टाइम बचेगा तभी आप इस तरह क्वेश्चन करिएगा। साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू 5/4 है, तो साइन 2a की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। साइन 2a की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर कर दें, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो कि 1 हो जाएगी, और प्लस 2 साइन ए कॉस ए जो कि साइन 2a के बराबर हो जाएगी। तो 1 प्लस साइन 2a की वैल्यू हो जाएगी, और 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25/16। साइन 2a की वैल्यू निकाल लें तो 1 इधर आएगा, तो 25 में 16 घटेगा तो ये आ जाएगा 9/16। इसका आंसर ऑप्शन 4 में करेक्ट हो जाएगा। एक बाहरी बिंदु P से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती हैं। यदि PA की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई क्या होगी, ये इसमें फाइंड करना है। एक सर्किल ड्रा कर लें, तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये पॉइंट P होगा, और यहाँ पे जो पॉइंट स्पर्श कर रही हैं, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। PA की लंबाई इसमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो PB की लंबाई इसमें पूछी गई है। बाहरी किसी भी बिंदु से अगर आप दो टेंजेंट खींचते हैं, कहीं से भी आप खींचे, तो उनकी जो भी टेंजेंट की लंबाई होती है वो सेम होती है। तो चाहे आप यहां से खींचिए, चाहे यहां से खींचिए, चाहे इस पॉइंट से खींचिए, हमेशा जो भी दो टेंजेंट होंगी उनकी जो लंबाई होगी वो सेम होगी। तो इसमें भी यही होगा, तो PA इक्वल हो जाएगा PB के। ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज के भीतर एक वृत्त बना हुआ है। यदि त्रिभुज की दोनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो अंतर्निहित वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये इसमें फाइंड करना है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लें, ये 90 डिग्री मान लेते हैं, ये है। इसमें सर्किल बना लें ऐसे। मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है ये है r। एक जो भुजा है ये 6 है, और एक जो भुजा है ये है 8। तो ट्रिपलेट से ये कितनी होगी, ये हो जाएगी 10। और जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है r, ये होती है डेल्टा बाई एस के। डेल्टा क्या है, ये है एरिया, और एस है सेमी पेरीमीटर। तो एरिया निकाल लें, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 लंब गुणे आधार। लंब है 6, आधार है 8, तो 8 छंग 48, 48 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो इसमें जो एरिया आ गया ये आ गया 24। और सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालें तो 10 6 16 और 8 24, 24 का आधा आ जाएगा 12। 12 डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी की वैल्यू दी हुई है। ए प्लस बी प्लस सी बताया गया है कि 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और डिवाइड करना है 3abc से, तो इसकी वैल्यू पूछा गया है कि क्या होगी। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये इक्वल होता है 3abc के। ये इसके इक्वल होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह हम रख सकते हैं 3abc, और डिवाइड में भी 3abc है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसमें हमें abc की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आगे सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।